घटना चक्र का जैव विकास को देखेंगे। तो पहले ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो जैव विकास को पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन फास्टली आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसको देखते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत यानी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि क्या है कि आपका रासायनिक उद्विकास जिसको बोलते हैं, आपका जो है उद्विकास का जो आपका उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई सबसे आधुनिक है, ठीक है, यानी लेटेस्ट अगर मानेंगे तो रासायनिक उद्विकास का जो फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बहुत ही आधुनिक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि संबंधित जो आपका विस्तृत और समान परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री थे, जिनका क्या नाम है, AI ओपरिन ने भौतिकवादी यानी पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये क्या है कि जो उनकी पुस्तक जो है जीवन की उत्पत्ति में छपी है, ठीक है। इसके प्रमुख तथ्य है कि निम्नलिखित दिए हुए हैं। जीवन अर्थात जो है प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के जो आपके वायरस जैसे जो होते हैं तो कणों के रूप में हुई थी, यानी जो आदि सागर के जल में जो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कणों से हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे, ठीक है, यानी अवायवीय थे। और अगला देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो पॉइंट सेकंड को देखिए। 3.8 अरब वर्ष पहले काला युक्त जो था यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो था, जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने हैं, जिनमें से पहले परपोषण अथवा बाद में स्वपोषण का आरंभ हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या था कि स्वपोषी यानी जीव वर्तमान में जो होते हैं वो नील हरी शैवाल के कैटेगरी में आते हैं, लगभग ये स्वपोषी कैटेगरी में है। और चौथा क्या है आपका? तो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व जो है वो क्या है कि पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव यानी जीवाणुओं के अलावा बने हैं, ठीक है। सारे जीव जो है वो बने हैं, ठीक है, यानी जीवाणु इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके अलावा देखिए क्या बोला जाए। तो कह रहा है कि प्राचीन यानी आदिम समय का बात किया जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य वो अनुपस्थित है, यानी अब स्टार्टिंग में ये पूछता भी था कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्राचीन में कौन सा गैस नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। उसके अलावा जो था, जबकि CH4 यानी मीथेन, उसके अलावा अमोनिया NH3, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इत्यादि गैसें उपस्थित तो थी, ठीक है। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैव विकास की मौलिक परिकल्पना जो दी गई है वो क्या है कि आपका परिवर्तन के साथ अवतरण अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कि लैमार्क हो गए, चार्ल्स डार्विन हो गए, ह्यूगो डी ब्रीज जो है वो वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। तो देखते हैं कि लैमार्कवाद का क्या है। तो ये जो है वो जैव विकास का परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बेपिस्टे डी लैमार्क, पूरा नाम था उनका, जीन बेपिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। ये कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी थे, ठीक है। और कब दिया था? तो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक जो फिलॉसफी जूलॉजी में छपी थी, ठीक है, यानी फिलॉसफी जूलॉजी किसकी पुस्तकें हैं? तो ये लैमार्क की पुस्तकें हैं। इसे लैमार्क का सिद्धांत यानी लैमार्कवाद कहते हैं या लैमार्कवाद कहते हैं। यह सिद्धांत यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर जो है आधारित है, ठीक है।
क्या क्या है, बड़े होने की प्रवृत्ति की बात की गई है, वातावरण का सीधा प्रभाव है, अंग के प्रयोग और अनुप्रयोग का प्रभाव है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। उसके अलावा लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार क्या हुआ है कि अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, ठीक है, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय अथवा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के स्वरूप क्या देखेंगे कि जिराफ का गर्दन लंबा होना, सर्पों की टांगों का अभाव होना, इस तरह के आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग और अनुपयोग के प्रभाव की यहाँ बात की जा रही है। जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखा चित्र है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि घास की उपलब्धता से अगली टांगों एवं गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई की बात की जा रही है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों एवं गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो काफ़ी छोटा है, फिर थोड़ा लंबा, फिर लंबा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। यही बोला जा रहा है। डार्विनवाद में हम क्या देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो कहाँ के थे, तो ये थे आपके इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, ठीक है। इनके अनुसार, इनके द्वारा जो प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद यानी प्राकृतिक वर्णन यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित व्याख्या इनकी जो है वो पुस्तक जिसमें दिया गया है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति है, ठीक है। 1859 में छपी थी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी ओवर प्रोडक्शन की क्षमता हो गई, जीव संघर्ष हो गया यानी जीवन संघर्ष हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी उन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है, जीवन संघर्ष जिसको बोलते हैं, और विभिन्नताएं और उनकी वंशागति हो गई है यानी वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस भी है, ठीक है। योग्यतम की अति जीवता की बात की गई यानी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई है, या प्राकृतिक चयन की बात की गई है, ठीक है। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, उत्परिवर्तनवाद की बात क्या की गई है। जैव विकास का जो उत्परिवर्तन सिद्धांत इंग्लैंड के आपके हॉलैंड के पादप शास्त्री जो थे वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उन्होंने अपना प्रयोग साध्य प्रीमरोज या अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया, ठीक है। इनके अनुसार क्या हुआ कि नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट व अस्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जो है जिसमें क्या हुआ कि उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, उत्परिवर्तित कहलाता है, ठीक है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल होते ही हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये आर्कियोप्टेरिक्स है, यानी आप ये देख सकते हैं, इसको प्रोनाउंस आप जो भी करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो जुरासिक युग का एक पुरातन आपका जो पुरातन पक्षी है और जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच और क्या है कि चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे, ठीक है। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने में के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, ठीक है। अगला देखते हैं उगलिना क्या होता है। उगलिना जो होता है पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है, यानी कनेक्टिंग लिंक मानते हैं इसको। नियोपाइलिना क्या होता है, तो ये एक तरह का एनालिडा और मोलास्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोथीरिया क्या है, तो ये एक तरह का निम्न कोटि के स्तनधारियों का उपवर्ग जो होता है वो प्रोटोथेरिया वर्ग में आता है, ठीक है।
और इसके अंतर्गत एकेडीना हो गए, बत्तख, खोची, इप्लेप्टिस है, उसके अलावा आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी है। ठीक है, डायनासोर क्या है तो विशालकाय आपका जो सरीसृप थे, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। ठीक है, और ये मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है, यानी 3 कालों में मध्य जीवी महाकल्प को बांटा गया है। ठीक है, मैमथ क्या होता है तो मैमथ जो होता है प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। ठीक है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है मैमथ को। ठीक है, अब नहीं है। क्रो मैग्नन जो है वो क्या होता है, मनुष्य के आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। ठीक है, क्रो मैग्नन का शरीर गढ़ा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबा और कपाल गुहा यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ठीक है, अगला देखिए डेनिसोवन को बोलेंगे। तो डेनिसोवन क्या है, एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन यानी नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। ठीक है, और अगला क्या बोला है कि तिब्बत में जो है वो प्राप्त डेनिसोवन एक जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व की बात की जा रही है था। ठीक है, उसके अलावा डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, अब इस तरह से हम लोग सारे कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी पोर्शन को अब देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीनतम यानी आदिम वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित था यानी नहीं था। तो ये हमारा ऑक्सीजन था जो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं था जब स्टार्टिंग जीवन स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल में देखते हैं कि प्राचीन आदिम जिसको बोलते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित था, जबकि मीथेन जो था, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्तमान जो प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब हुआ था तो ये हुआ था आपका जो डी आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2000 इस तरह से आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे देख सकते हैं वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि आपका वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है वो पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग इतने वर्ष पूर्व हुआ और आपका प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशीय यानी यूनिसेल्युलर सेल थे। ठीक है, एक कोशिकीय थे। ठीक है, कौन तो जीव साधारण जो थे वो क्या थे तो यूनिसेल्युलर थे एक कोशिकीय जीव जिसको बोलेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों आए और का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक आपका कितना है कोशिका वाले होते थे। ज्ञातव्य है कि आप जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण जो थे, उसके बाद नीले हरे शैवाल साधारण किसके प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो ये जो है वो नील हरित शैवाल है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिनका सूर्य के प्रकाश या एवं जल के प्रयोग से जीवन का निर्माण करना प्रारंभ किया। ठीक है, इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। डार्विन द्वारा आपका बोला जा रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णन निम्नलिखित में किस पर आधारित है तो ये जो है आपका ओवर प्रोडक्शन पे भी है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए
अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला जाए तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, ठीक है। कहाँ के थे तो इंग्लैंड के। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया और डार्विनवाद के प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, ठीक है। यानी डार्विनवाद को एक और नाम से कहते हैं जो प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, ठीक है। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या उनकी पुस्तक ने प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति यानी 1859 में छपी, ठीक है। आपका क्या है कि डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है। उसी तरह से इन तीनों पर आधारित है, ठीक है। ये देख लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए तो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, तो ये क्या है डार्विन की है, लिखी हुई है। उसके अलावा देख लेते हैं डिटेल में। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुराना डार्विन द्वारा लिखी गई है, पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, उनके द्वारा पुस्तक विकासवाद को डार्विनवाद यानी प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये थे आपके डार्विन थे, ठीक है। बी आंसर हो गया। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना, ठीक है। बाद में यही नींव बन गया। यहाँ क्या है कि इवोल्यूशन जिसको जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ये समझाया था लैमार्क ने, जो कहाँ के थे, आप फ्रांस के थे ना। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आपके जैव विकास जो इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं परिकल्पना जो है वो पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी यानी जूलॉजिकल में छपा, ठीक है। इसे लैमार्क का सिद्धांत यानी उपार्जिता लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे, तो विकास का उत्परिवर्तन जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है को हॉलैंड के पादप शास्त्री जो थे ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। उनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले स्पष्ट या अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं यानी उत्परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग साध्य प्रीम रोज पर किया था, ठीक है। यानी इवनिंग प्रीम रोज पे किया था, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका देखिए इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो उत्परिवर्तन तो ये क्या है डी ब्रिज का है ना। विकासवाद तो ये डार्विन का है। जीन एक एंजाइम है तो ये बीडल और आपका बीडल और टैटम होगा, और ओपेरॉन जो होगा वो आपका जैकब और मोनार्ड है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल को, यहाँ पे दिया होगा। तो बी हो गया इस तरह से आंसर, इसका आंसर क्या होगा तो बी हो गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ए का 4 हो गया ना। तो उत्परिवर्तन मैंने आपको डी ब्रिज बताया, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन हो गया। इसके अलावा क्या है आपका तो जीन और टैटम हो गए, ये जो है वो बीडल और टैटम जो है वो आपके एक एंजाइम और एक जीन और एंजाइम की परिकल्पना। और ओपेरॉन अवधारणा किसका था तो जैकब और मोनार्ड का है, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन का है। उनके अलावा एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम का है। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनार्ड का है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, विकास का मुख्य कारक है तो ये क्या है प्राकृतिक वर्ण जो होता है विकास का मुख्य कारक होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या डिटेल में कि विकासवाद यानी जिसको इवोल्यूशन का मुख्य कारक जो है प्रकृति वर्ण है, ठीक है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए गए 3 जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, ठीक है। प्रकृति वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीन रूपों तथा एलीली जीनों यानी दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है।
अगला देख लेते हैं जो भी पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया। तो ये अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से है, ए हो गया। देखिए फ्रांसीसी जो जैव वैज्ञानिक है, तो क्या नाम है उनका, लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोगों के कारण होते हैं। ठीक है, वातावरण बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम करते हैं। बिल्कुल सही है, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग दृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, और तथा ये अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे अपने करके लुप्त हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशोषी अंग है। लैमार्क ने देखेंगे कि अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। ठीक है, यानी जो आप देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा गया कि यह विलुप्त हो गई है। तो ये चीता जो है वो बिल्ली की कैटेगरी का है। देखिए ए है, तो ये क्या बोल रहा है, तो विकल्पों में चीता ही यह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो ये क्रो मैग्नन मानुष हो गए। मानुष बंगाली में बोलते हैं। ठीक है, क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान जो होते हैं वो क्या नाम है, तो क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। ठीक है, क्रो मैग्नन का शरीर गढ़ा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे। और क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है वो आपका हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तो होमोसेपियन का अंतिम सीधा पूर्वज जो है वो आदिक मानव की उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गढ़ा हुआ है और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा था, तथा इसका कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला कि जो है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है, तो ये आता है आपका, चलिए देख लेते हैं। डेनिसोवन जो है वो, तो ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि आपका आदि मानव एक आदि मानव जाति यानी स्पीसी के कैटेगरी का है, तो बी आंसर हो गया आपका। चलिए देख लेते हैं। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से लेकर के 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया के गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़ों के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन जिसको नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त जो डेनिसोवन का यह जबड़ा जो होता उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल यानी जिसका टाइम पीरियड 1.6 लाख वर्ष है का है, और डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस या निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। ठीक है, आर्कियोपेरेटिस क्या होता है, तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो आर्कियोपेरेटिक्स क्या होते हैं, तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है जिसके जीवाश्म यानी लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। ठीक है, यह जो है सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु है जिसमें सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछें होती है, चोंच में दांत होते, अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे यानी क्लॉ बने होते हैं। फिर भी यह पक्षी था। ठीक है, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। आर्कियोपेरेटिक्स क्या है, किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक करी है, तो ये है सरीसृप और
पक्षी की संयोजक कड़ी है, ठीक है। मेहमत क्या है, तो ये हाथी का एक मतलब पूर्वज था जो अब नहीं रहा। डी आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मेमथ जो है वो वर्तमान में विलुप्त है और यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, तो ये जो है डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप में आप देखने को मिलेगा। डी आंसर हो गया। डायनासोर जो है विशालकाय सरीसृप थे, ठीक है, जो कि मध्यजीवी यानी मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्प यानी ट्रायसिक कल्प जिसका टाइम पीरियड 3.8 करोड़ वर्ष, जुरासिक कल्प यानी 5.7 करोड़ वर्ष और क्रिस्टेशियस कल्प यानी 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया था। क्रिस्टेशियस में डायनासोर पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने से गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियां की व्यापक विलुप्ति हुई, ठीक है। 76 जो प्रतिशत जातियाँ थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गए। डायनासोर रहे हैं तो कब रहे हैं, तो ये मेसोजोइक युग में रहे हैं डायनासोर, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर के प्रश्न आपका क्या बोला जाए। तो कहा जा रहा है कि जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में क्या है। तो देखिए ये मतलब ये क्या होता है, तो आपका सैलमेंडर, अजगर और आपका क्या है, आपका कंगारू होगा क्या। तो बिल्कुल सही है, तो आपका जो है सी आंसर सही है। जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में सैलमेंडर हो गया, अजगर और कंगारू सी आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व और कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। वर्गीकी अब कल देख लेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको फास्ट में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप केयर कीजिए। टेक केयर।